स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 में अब आगे पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम इन लिक्विड स्टेट और साथ ही साथ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन लिक्विड स्टेट। तो अगर हम पदार्थ को या तो लिक्विड स्टेट में लेते हैं और लिक्विड स्टेट में कंडीशन ये है कि वो सममांगी होना चाहिए, यानी होमोजीनस रिएक्शंस हैं। अगर कोई अभिक्रिया रिवर्सिबल हो रही है, उत्क्रमणीय है, थोड़ी देर बाद उसमें साम्य स्थापित हो जाता है, तो उन अभिक्रियाओं में हम लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि अभिक्रिया हो रही है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के बीच और दोनों किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के रूप में इथाइल एसीटेट प्लस पानी बन रहा है। कुल मिला के हमारी अभिक्रिया जो है वो द्रव अवस्था में है, उत्क्रमणीय है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण ले जिसमें पोटेशियम साइनाइड की पानी के साथ अभिक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ये भी पूरी तरह से द्रव अवस्था में एक सममांगी अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरह से ये उदाहरण है सममांगी अभिक्रिया का या अभिक्रियाएं इन लिक्विड स्टेट। अब अगर इस तरह की अभिक्रियाओं का साम्य अवस्था निकालनी है, इक्विलिब्रियम स्टेट निकालनी है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर Kc की गणना करनी है तो एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। अगर शुरू में अभिकारक के मोल्स कितने हैं? एसिटिक एसिड के A हैं, इथाइल अल्कोहल के B हैं, उस वक्त उत्पाद या प्रोडक्ट 0 है। साम्य अवस्था पर अगर प्रोडक्ट या उत्पाद X मोल बन रहा है, यानी इथाइल एसीटेट X है, पानी भी X है, तो अभिकारक की कंसंट्रेशन या मोल्स कितने कम हो जाएंगे? A-X और B-X। अब सपोज करते हैं कि अगर आयतन V है, तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशंस को कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर हो गई? A-X अपॉन B। इथाइल अल्कोहल कितनी हो गई? B-X अपॉन B। कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, यानी अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उत्पाद की, तो वो हो गई X अपॉन V और पानी कितना हो गया? X अपॉन V। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये हुआ X अपॉन V इंटू X अपॉन V डिवाइडेड बाय A-X अपॉन V इंटू B-X अपॉन V। V टर्म्स कैंसिल हो गए तो ये बचता है X स्क्वायर अपॉन A-X इंटू B-X, यानी यहाँ पर आयतन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल से ही हम लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर 298 केल्विन पर हमने एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल दोनों के 1 मोल लिए हैं और अगर क्रिया कराई जाती है और साम्य अवस्था पर जो प्रोडक्ट है, जो एस्टर है, वो कितना बनता है? 2/3 मोल। तो हमें अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो बहुत सिंपल है। शुरू में क्या है? 1 मोल एसिटिक एसिड है, 1 मोल इथाइल अल्कोहल है और एस्टर पानी 0 है। आफ्टर इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था पर कितना प्रोडक्ट बना है? 2/3। तो 2/3 एस्टर है, 2/3 ही पानी है, तो 1 - 2/3 यानी कितना हो गया? 1/3 और ये भी 1/3। तो Kc हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? X स्क्वायर यानी 2/3 इंटू 2/3 अपॉन A-X B-X, तो 1/3 इंटू 1/3। 3 कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 का स्क्वायर बचा तो आया 4, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस अभिक्रिया के लिए कितनी आती है? 4। अब हम आ रहे हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम पर। अभी जो हमने पढ़ी वो कैसी थी? द्रव अवस्था थी। एक ही अवस्था में, एक ही प्रावस्था, एक ही फेज में थे हमारे अभिकारक और उत्पाद, और उन्हें हम कहते हैं होमोजीनस या साम्य अवस्था।
सममांगी विलयन। अब हम लिख रहे हैं, ऐसे विलयंस पढ़ रहे हैं जो विषमांगी कहलाते हैं। विषमांगी विलयन क्या है? ऐसे जिसमें अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में नहीं होते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? सॉलिड अवस्था में है और रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, जिसमें किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी हमारा अभिकारक ठोस अवस्था में है, जबकि हमारे उत्पाद ठोस के साथ गैस अवस्था में है। तो यानी अभिकारक और उत्पाद दो अलग अलग प्रावस्थाओं में हैं। तो इस तरह की अभिक्रियाएं विषमांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इन अभिक्रियाओं में हमें अब साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। दूसरा उदाहरण ले कि जिंक जो कि ठोस अवस्था में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, रिएक्शन हुई तो जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसी तरह से अगर कार्बन ग्रेफाइट के रूप में है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर भी ठोस और गैस इस तरह से दो प्रावस्थाएं हमें मिल रही हैं। विषमांगी अभिक्रियाओं में जब हम साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करते हैं तो ठोस की सांद्रता और द्रव की सांद्रताओं को हम नहीं कैलकुलेट करते। हम क्या लेते हैं? क्योंकि ठोस और द्रव की सांद्रताओं में अभिक्रिया के साथ मोल्स पर लीटर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी इन नॉर्मल टर्म्स क्या हो जाता है? Kc कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमें भौतिक अवस्थाएं लिखनी पड़ेंगी, सॉलिड, गैस डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ गैस। अब हम सॉलिड की कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या आएगा? Kc इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन। अब चूंकि गैस अवस्था है तो हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Kp बराबर हो जाएगा P ऑफ CO2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया। अब दूसरी इक्वेशन लें जिसमें जिंक सल्फाइड प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड प्लस जिंक सल्फेट लिक्विड में। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस कैसी हैं? सॉलिड और एक्वस हैं। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ हमारा किस पर डिपेंड करेगा? जलीय अवस्था पर। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सिर्फ क्या आया? जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन। और एग्जाम्पल लें जिसमें हमने लिया है कि आयरन सॉलिड अवस्था में प्लस पानी गैस अवस्था में है, कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड बना Fe3O4 सॉलिड अवस्था में प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें सॉलिड कंसंट्रेशंस की चेंज नहीं होती। तो हमें क्या लिखना है? Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द पावर 4 क्योंकि 4 मोल हैं और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द पावर 4। तो पानी की भी 4 मोल्स हैं और जो बन रहा है प्रोडक्ट उसके भी 4 मोल्स हैं। तो इस तरह से हम हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सपोज करते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। साम्य अवस्था पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल प्रतिशत 50% मिले। तो उस अवस्था में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ने क्रिया कर ली है ये आपको गणना करनी है। तो शुरू में हम मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल थे, उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड 0 था। साम्य अवस्था पर 1 माइनस x तो वो x हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स साम्य अवस्था पर कितने हो गए?
1 माइनस एक्स प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2x, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। साम्य अवस्था पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट का ही निकालना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मोल फ्रैक्शंस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के खुद के कितने हैं 2x डिवाइडेड बाय टोटल, तो 1 प्लस एक्स। अगर मोल प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर देते हैं, यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x कितना आ जाता है 1/3, 50 अपॉन 100 इंटू 2, तो ये आ गया 1/3। तो x 1/3 है, तो इस साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा 1/3 x इंटू 100, तो कुल मिलाकर ये कितना आया 33.3% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 33.3% कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कितना दे रही है 50% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इस तरह से हम हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम आ रहे हैं नए टॉपिक पे, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन खत्म हुई। अब हम आ रहे हैं ले चैटलर्स प्रिंसिपल, ले चैटलिए का नियम। तो ले चैटलिए ने एक नियम दिया था और उसके अनुसार हम प्रत्येक प्रकार की रासायनिक और भौतिक साम्य अवस्थाओं पर, यानी केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम दोनों पर ही समान रूप से हम इसको लागू कर सकते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेज पर हम ताप, दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है ताकि किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। ठीक है, यानी अगर हम अभिक्रिया में साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो ऐसी स्थिति के लिए साम्य अवस्था तुरंत दूसरी विपरीत अवस्था में सेटल हो जाती है ताकि कोई प्रभाव परिवर्तन का न दिखाई दे। अर्थात एग्जाम्पल, यदि किसी दाब में वृद्धि की जाती, सपोज करते हैं कि हम पिस्टन से दाब बढ़ा रहे हैं, तो साम्य अवस्था क्या होगा उस दिशा में विस्थापित हो जाएगी ताकि पदार्थ की सांद्रता में कमी हो। या हम कहें कि दाब में वृद्धि की जाती है तो साम्य अवस्था कम दाब की दिशा में विस्थापित हो जाएगी। दूसरा, अगर ताप में वृद्धि की जाए तो साम्य अवस्था ताप कम होने की दिशा में विस्थापित हो जाएगी। और भी उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। सांद्रता में परिवर्तन के लिए कि एक अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर अगर हम अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाएगी जिस अवस्था में सांद्रता में कमी हो, ताकि बढ़ाया है उधर चली जाएगी तो दूसरी तरफ वाली सिचुएशन ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी, यानी परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर अमोनिया और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया का बनना, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। अगर हम इस अवस्था में रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था फॉरवर्ड यानी अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। इसके ठीक विपरीत अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो उस अवस्था में हमारी साम्य अवस्था बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाती है ताकि अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो इस हिसाब से हम नॉर्मल कह सकते हैं कि अगर हमने अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि की है या उत्पादों की सांद्रता में कमी की है तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है। अगर हमने उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की है या अभिकारकों की सांद्रता में कमी की है तो उस स्थिति में हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट
या विस्थापित होता है। अब दाब का इफेक्ट देखें तो दाब के इफेक्ट में यदि गैसीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में गैस के आयतन में कमी होती है। अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में गैस का आयतन पहले से कम है। तो गैस का आयतन किस पर डिपेंड कर रहा है? गैस के मोलों की संख्या पर। तो दाब में वृद्धि से साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में गैसों के मोलों की संख्या कम होती है। यानी दाब के प्रभाव को आयतन से देखना है और आयतन के प्रभाव को गैस के मोलों से देखना है। तो अब मोल्स के लिए सपोज करते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें डेल्टा एन का मान लेस देन 0 है, यानी अभिक्रिया के मोलों में परिवर्तन डेल्टा एन नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव है तो दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था अग्र दिशा में आगे की ओर खिसकती है क्योंकि मोल वैसे ही 1 से कम है, और दाब में कमी करने पर साम्य अवस्था पीछे बैकवर्ड पश्चिम दिशा में शिफ्ट या विस्थापित होती है। तो अगर अमोनिया और का बनना यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया का बनना या सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का बनना, तो ये दो अभिक्रियाएं जिसमें डेल्टा एन का मान नेगेटिव है, अभिक्रियाओं में विस्थापन ऊपर दाब बढ़ाने पर फॉरवर्ड, दाब कम करने पर बैकवर्ड दिशा में शिफ्ट होता है। अगर डेल्टा एन का मान ग्रेटर देन 0 है यानी डेल्टा एन पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में पहले से ठीक उल्टा होगा। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर हम दाब कम करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल्स कौन सा होगा? PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2, N2O4 है तो 2NO2, NOCl है तो NO प्लस Cl2। तीसरी कंडीशन, अगर डेल्टा एन 0 है यानी अभिकारक और उत्पाद के मोल समान हैं, इस अवस्था में दाब में परिवर्तन के साथ साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो N2 प्लस O2 2NO या H2 प्लस I2 2HI, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जो है वो साम्य अवस्था का दाब के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे कि वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम ले शैटेलियर नियम के साथ शुरू हुआ है। आगे की कुछ वीडियोस में भी हम ले शैटेलियर नियम ही पढ़ेंगे जिसमें और दूसरे इफेक्ट्स आपको बताएंगे। तो